हरियाणा सरकार का गठन हुए थोड़ा ही समय बीता है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में इस समय मुख्य विपक्षी दल है। तो अभी तक के कार्यकाल को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है, तो हमारे साथ हैं रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा, जो हरियाणा विधानसभा में सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, सरकार का गठन हुआ, नायब सैनी की सरकार बनी, तो अभी तक का जो कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल आप इसको मानते हैं? आप सरकार के कार्यकाल में के बारे में पूछ रहे हैं। सरकार थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होके चल रही है। हालांकि अप्रत्याशित था, उनको खुद भी नहीं उम्मीद थी कि हमारी सरकार आएगी, और वो थोड़ा सा उनको ज़मीन पे वापस आना चाहिए, धरातल की बातें करनी चाहिए। अब उनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। लोगों को डेवलपमेंट की तरफ ले चलें, प्रोग्रेस की तरफ ले चलें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, पानी की करें। पिछले दिनों में अखबारों में पढ़ रहा था कि कितने हज़ार सैंपल पानी के फेल आए हैं। तो सरकार को अब अपनी कार्यशैली दिखानी चाहिए, ना किसी बात के लिए कि इवेंट मैनेजमेंट की तरफ अपना ज़्यादा वो करना चाहिए। लेकिन नायब सैनी ने जिस तरीके के फैसले लिए, जो ज्वाइनिंग करवाई, नई नौकरियों की बातें कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। ऐसे है कि बात आपने बिल्कुल कुछ हद तक टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है। ये बात ज़रूर करते हैं खर्ची पर्ची की, पर असलियत में वो कहानी नहीं है एक्चुअली। और जहाँ तक नौकरियों का है, क्यों ट्यूशन सेंटर इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपकी ज़रूर नौकरी लगेगी? क्यों स्टाफ के ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर पूरी सरकार की पकड़ नहीं है? क्यों पिछले दिनों में पेपर लीक हुए उस बात के लिए? और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जिसको फेवर करना होता है, सिस्टम ज़रूर बना दिया कि भाई वो उसको टैग नंबर उसके उसके गले में डाल देंगे। पर जिसने सिफारिश करनी होती है और जिसने उस फेवर करनी होती है, वो फ़ोटो मंगानी शुरू कर दी है उन्होंने कि जिसकी सिफारिश करनी है कुछ है। तो इस तरह की मामलों को भी समाप्त करना चाहिए अगर ये ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बात करते हैं। तो आपका ये कहना है कि भले ही ये खर्ची पर्ची ना होने का दावा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्चियाँ चल रही हैं। हम बिल्कुल चल रही हैं जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात के लिए ठीक है कि ऊपर से ट्रांसपेरेंसी ज़रूर दिखा रहे हैं, पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो थी हरियाणा सरकार की बात। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप लोगों की बनी है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का जो तलाश रही है कारण, तो वो कहाँ तक पहुँची है और क्या फैक्ट्स निकल के आए? सुना है कि आज अखबार में था कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है चंडीगढ़ के अंदर, और उसमें अशोक अरोड़ा जी और करण दलाल जी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी बात बताएंगे कि क्या क्या कमियां रही, किस वजह से हम हार हुए। तो हार से कांग्रेस को एक झटका तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि हम भी कभी नहीं सोचते थे कि, और लोगों के मन में भी ऐसी बात नहीं थी कि कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। अब ये दाम दंड भेद, ये सारा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर, जिसको हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रजातंत्र का स्तर इतना गिर जाएगा। लेकिन साम दाम दंड भेद के अलावा आप लोगों का आपसी मनमुटाव, आपसी फूट भी तो कहीं ना कहीं दोषी रही इस हार के वजह। हाँ, इस बात के लिए, फैक्टर के लिए आप कह सकते हैं इस बात के लिए, पर फिर भी कुछ रेबल्स पे कंट्रोल हो जाता, क्योंकि रेबल्स जो खड़े हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा वोटें दी। कुछ कमियां रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डीएससी के मामले में हमें बहुत बड़ा झटका लगा, और उसका समय पे फैसला पार्टी को लेना चाहिए था। एक जिस तरीके से अभी फिलहाल की बात करें, अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ना तो आप प्रतिपक्ष का नेता चुन पा रहे हैं, ना आप संगठन के चुनाव करवा पा रहे हैं। ऐसे है कि वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि जिसका नैरेटिव 1.5 साल पहले का नैरेटिव था
कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और प्रत्येक व्यक्ति उस नैरेटिव को गाता था, तो उसमें पार्टी को सदमा तो पहुंचा है। अब वो सदमे से उभरने के बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा रिवाइव होगी और ये प्रक्रिया, विपक्ष का नेता देर से चुना जाना, ये चलते रहता है। ये पार्टी का इंटरनल मामला है। किसी न किसी को तो उन्होंने बनाना ही है। कुछ समय है, फिर बरसात में महाराष्ट्र का चुनाव आया, महाराष्ट्र चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो कुछ ओवरऑल अवलोकन पार्टी कर रही होगी। तो लगता नहीं कि और ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी एलओपी डिक्लेयर हो जाएगा। एलओपी की डिक्लेयर के साथ साथ संगठन की कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक बात है आपकी दीपक जी, आपकी बात से मानता हूँ, काफ़ी लंबे से कह रहे हैं। इसी वजह से तो हमने ये हमारी कमी रही कि हमारा संगठन नहीं बना। आप सीनियर लीडर हैं और संविधान के बारे में भी आपको जानकारी है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। संविधान को लेकर के और खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरह में संसद में माहौल चल रहा है, क्या लगता है आपको? ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर बात को मरोड़ने में और झूठ बोलने में परफेक्ट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं जब आरक्षण दिया था, अमेंडमेंट हुई थी, उसी को ही मोदी जी जुटरा रहे हैं। 51 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, बोला वो तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो तो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इस बात के लिए। जब वो प्रोविजनल पार्लियामेंट 1947 में बनी और उसके बाद सबकी सहमति से बनी और सब पार्टियों का, श्री राजगोपालाचार्य तक का और कृपलानी जी का, साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, लोहिया जी का, सभी का इकट्ठा एक सभी पार्टी आल पार्टी क्यों बनाई थी और उसकी वैधता को आज चैलेंज करना उस बात नहीं। बल्कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो 51 के अंदर आया था, वो तो कांग्रेस ने आरक्षण दिया। और क्या वो अमेंडमेंट नेहरू जी की मर्जी के बिना आया क्या? ही वॉज द इनिशिएटिव, उनके राज में वो इनिशिएट हुआ। उसको ये कर दिया, अम्बेडकर जी को ये कर दिया। अम्बेडकर जी के जो डिफरेंसेस आए वो हिंदू कोड की वजह से आए। और ये जो मनुवादी स्मृति के धारणा के लोग थे, वो उस टाइम नेहरू के भी खिलाफ थे और वो उस टाइम अम्बेडकर जी के भी खिलाफ थे। दोनों का पर्पज़ वही था। वही हिंदू कोड बाद में डिफरेंट हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आए, सभी आए। और साथ में मुस्लिम्स का पर्सनल अलग बना, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वही मिताक्षरा, वही सारा कुछ लीगली में। तो एक कम्पैक्ट हिंदू कोड अपने टाइम में अम्बेडकर जी लाना चाहते थे, पर उसका विरोध देखते हुए नेहरू जी ने उसको डेफर किया और बाद में 1956 के अंदर वही कोड आया, वही सारा कुछ आया। तो इसलिए इस बात के लिए बहाने मार रहे हैं, इस बात के लिए ठीक है नहीं। नेहरू जी और उसमें इतने कोई व्यक्तिगत कोई आपस में डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, उसके बाद कुछ ज़्यादा होगा। वही असल में बात यह है ना कि जो बयान अमित शाह जी ने दिया वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और ये हमेशा ही अम्बेडकर की नीतियों को इन्होंने कभी अपनाया नहीं, उसके खिलाफ रहे हैं। यहाँ तक कि अब वो भी तो रिकॉर्ड की बात है कि जब 26 नवंबर 1949 को जब ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उस टाइम अम्बेडकर, पटेल और नेहरू के पुतले जलाए गए। किसने पुतले जलाए? इन्हीं जो लोग इस बात के लिए मानते नहीं थे, आरएसएस के लोग थे जिन्होंने इस बात के लिए पुतले जलाए। उस बात के लिए उन्होंने तो इस संविधान को कभी माना ही नहीं, जिसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 50 साल बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पे तिरंगा झंडा लहराया गया। तो आप उनकी मानसिकता देख सकते हैं। लेकिन आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जब संविधान में अधिकार दिया गया है अमेंडमेंट का, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को?
संविधान बदलने की बात ये होती है कि संविधान के प्रारूप में जो संविधान एक सोशल डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष है, उन नीतियों से ये पार्टी अलग हट रही है। जब 91 के अंदर एक जजमेंट आया कि धार्मिक स्थलों के ऊपर जो स्थिति बनी रहेगी और एक राम मंदिर को अलग छोड़ के, फिर ये बातें सारी क्यों 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 हो रही हैं? इस बात के लिए ज्ञान में की इंक्वायरी कराओ, उसके उनको कराओ, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर एक एक्सेप्शन था, राम मंदिर बन गया। अब भागवत जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भागवत जी की बात को भी भारतीय जनता पार्टी मानने की तैयार नहीं है कि हर एक मंदिर की, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश मत करो, इससे तनाव पैदा होगा। ये भी तो कहते हैं किसी टाइम ये चाहे इनकी कन्वर्शन हुई, ये भी किसी टाइम हिंदू थे, कोई बात नहीं, अपनी भाई है। पर उस बात को भारतीय जनता पार्टी और नहीं समझ रही है। तो आपका ये मानना है कि अमेंडमेंट जो है वो देश हित में नहीं अपने हित में किए जा रहे हैं? क्यों? अमेंडमेंट तो देश हित में किया, रिजर्वेशन का अमेंडमेंट जो नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करने, संविधान में ऐसे है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जजमेंट के अंदर कि उसकी सिलेक्शन का एक मेंबर्स का प्रोसीजर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ट्रांसपेरेंसी और उसकी दृढ़ता के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका मेंबर होना चाहिए। उस अमेंडमेंट को लाने में जब अमेंड किया उस बात को लिए, तो उसमें चीफ जस्टिस को उड़ा दिया। क्या तकलीफ थी? सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट हो रहा था, सिस्टम तो अच्छा बन रहा था। इसका मतलब ये है कि आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में आप किसी भी जुडिशियल का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते किसी हालत में। आपने कठपुतलियाँ बना दी, जो सीबीआई जैसे तोता हुआ करती थी, उस तरह इलेक्शन कमीशन तोता होकर रह गया। इस तरह सीबीआई को ले लो, आप नीति आयोग को ले लो, ये सारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनको आरबीआई की सहायता, आरबीआई में रघुराजन को क्यों हटा दिया भाई? क्या वजह थी? ऐसी अल्टीमेटली कई वो रहे या कुछ है। तो ये बातें जो की जा रही हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं है, और ये सारी बातें संविधान के अनुरूप में आती हैं। जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविजन लेके आया जा रहा है उसका बिल, दिस इज आल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म की, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। When India is a federal state, why you are थोप क्यों रहे हो इस बात के लिए? शुरू में चुनाव हुआ, एक सिस्टम चला, उसके बाद अलग अलग असेंबलियाँ डिजॉल्व होती रही, अलग अलग इलेक्शन होते रहे, सब कुछ होता रहा, अलग सिस्टम चला। जो पहले सिस्टम चल रहा था उसमें कौन इनको आज के दिन में प्रोग्रेस करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर करने में उसमें कौन रोक रहा है? कौन सी इलेक्शन की बाधा आ जाती है? इलेक्शन आ जाते हैं। ये तो एक तरीके की बात है कि ये टोटल फेडरलिज्म में स्टेट के रोल को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो सेंटर का वन इलेक्शन वन नेशन होगा, तो जो सेंट्रल का एजेंडा होगा, सेंट्रल पार्टी का एजेंडा होगा, उसी को ज़्यादा मैंने तो तवज्जो जाएगी। रीजनल पार्टीज और जो स्टेट के मुद्दे हैं वो तो गौण हो जाएंगे। मतलब ये फैसला रीजनल पार्टियों को ख़त्म करने वाला फैसला मानते हैं? निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ेगा इस बात के ऊपर पड़ेगा। वन पार्टी वन नेशन क्या ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है आज इसके दिन में? क्या हिंदुस्तान ठीक नहीं चल रहा? 70 साल में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमीशन में क्या खामी आ गई? और यहाँ तक कि बात यह है कि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा ईवीएम के ऊपर, पर ईवीएम के ऊपर जब कोई कॉन्फिडेंस शटर हो रहा है तो उस ईवीएम को चेंज करने में सरकार को तकलीफ क्या है? दुनिया भर की इवेंट मैनेजमेंट में 70,000 करोड़ के तो जहाज आ जाते हैं, और दुनिया भर के खर्च हो जाते हैं। क्या इस सरकार ने कभी भी टोटल दूर क्या जाए, मैं मतलब कि स्टेट का बजट पढ़ रहा था, उसके अंदर करोड़ों रुपया कोठियों के रेनोवेशन के ऊपर लग रहा है। ऑस्टेरिटी शुड बी इन एक्सपेंडिचर, जिससे लोगों का पैसा। आप स्टेट को प्रोग्रेस की बात करते हैं, सब भारत को आप प्रोग्रेसिव और एक डेवलप्ड स्टेट लाने की बात करते हैं, और जिसमें 70% बीपीएल फैमिली से राशन के सिर के ऊपर लोगों को वोट खरीदना चाहते हैं। बत्रा जी, ये तो थे
अपर लेवल के सवाल, अभी आपको रोहतक की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो रोहतक के लिए आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं, क्या ऐसी जरूरत ऐसे है कि नया नया अभी हुआ है, मैंने काफ़ी इश्यूज उठाए हैं उस बात के लिए और आगे भी इश्यूज उठाता रहूँगा। मेरे शहर के बहुत सारे मुद्दे हैं और वो मुद्दे काफ़ी विस्तृत रूप में मुद्दे हैं कि शहर, एक तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पीने पानी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बेसिक जो सुविधाएं हैं वो रोहतक के नागरिक को इस सरकार को देना चाहिए। मैं उसके लिए हर एक लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे किसी हद तक मेरे को लड़ाई लड़नी पड़े। आदमी को सड़कें ठीक हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, पानी सिस्टम ठीक हो, ट्रैफिक ठीक हो, पोल्यूशन का वो ना हो और शहर के अंदर सफाई हो और लॉ एंड ऑर्डर शहर का अच्छा हो। ये बेसिक मुद्दे हैं। बाकी डेवलपमेंट के बारे में तो मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई रोहतक से साथ पहले भेदभाव हुआ तो भेदभाव मत कर। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री से कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और अब कांग्रेस की सत्ता नहीं आई है तो निश्चित से रोहतक के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में तो हमें कोई चिंता तो है ही से। चिंता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? लेकिन बिल्कुल करूंगा, जब वो टाइम देंगे मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात। अभी तो हनीमून पीरियड में घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो भारत भूषण बत्रा जी ने सरकार को ये हिदायत दी है कि हनीमून पीरियड से बाहर निकलकर प्रदेश के हित की सोचें, और जहां तक संसद में जो संविधान को लेकर चर्चा चल रही है और आपस में वाद विवाद चल रहा है, तो भारत भूषण बत्रा का ये मानना है कि इस संविधान संशोधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, और साफ नीयत से अगर वो काम करे तो संविधान संशोधन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये थे भारत भूषण बत्रा, और इन्होंने अपनी राय राजनीतिक तौर पर और एक वकील के तौर पर भी रखी है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।